देखिए, हाइड्रोजन सदिश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत, ये टॉपिक हम लोग लास्ट टाइम से डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने लास्ट टाइम में जो है इलेक्ट्रॉन जो मतलब स्थायी कक्षा में गति करते हैं तो उस पथ की हम लोगों ने त्रिज्या निकाल ली थी, अर्थात स्थायी कक्षाओं की हमने त्रिज्या निकाल ली थी। और दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉनों का वेग स्थायी कक्षाओं में हमने निकाल लिया था और ये भी देखा था कि वो मुख्य क्वांटम संख्या पर कैसे निर्भर करता है और मुख्य क्वांटम संख्या के साथ कैसे वैरी करता है वो इलेक्ट्रॉन का वेग भी, और दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ये कैसे वैरी करती है मुख्य क्वांटम संख्या पर। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। अब हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन इन स्थायी कक्षाओं में घूमता है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है इसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है जो कि एक तरह से देखा जाए तो एक स्थिति ऊर्जा होती है इन दोनों के बीच में। मतलब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाएगा उसमें इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा, चूंकि ये गति कर रहा होता है, इसकी बी वेलोसिटी होती है, यम मास होता है, तो उस स्थिति में इसका जो है काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो हम लोग बस यही कैलकुलेट करने वाले हैं, इसकी कुल मिला के यांत्रिक ऊर्जा निकालेंगे। आपको पता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग होता है, या हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इसकी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसमें आपका सर्वप्रथम हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर उसके बाद में जो है स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें इस स्थायी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या किया जाएगा। सर्वप्रथम हम कहते हैं जो ऐसे ये चीज़ें हैं, अपने पास ये नाभिक है और नाभिक से r दूरी पर कोई स्थायी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी b है और द्रव्यमान उसका m है। ठीक है, नाभिक पर जो आवेश की बात करें तो इस पर जो आवेश है वो Ze आवेश इस पर है। ठीक है, तो अब हम देखो कहते हैं, हम कहेंगे गतिज ऊर्जा के बराबर अपने पास हो जाएगा हाफ mv²। यहाँ से हम लोग देखें लास्ट टाइम में वेलोसिटी निकाल चुके हैं, तो वेलोसिटी हम यहाँ से उठा के सीधा इसमें रख देते हैं, तो के बराबर हमको क्या मिल जाएगा 1/2 तो वैसे ही रहेगा, 1/2 ऐसे रहेगा, यम भी वैसे रहने दीजिए, बी की जगह पे आप पूरा इतना उठा करके ये रख दीजिए। हमने लास्ट टाइम में इसको निकाला था, तो वेलोसिटी उसकी ये हो जाएगा Ze² बटा हो जाएगा 2n और h एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें हमारी जो होंगी तो उसको हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा m/2, यहाँ पे ये हो जाएगा Z² e⁴ हो जाएगा बटा 4n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी, तो हम फाइनली इसको लिख सकते हैं 1/8 और mZ² e⁴ और बटा में हो जाएगा आपका ये 4 दूनी 8 कर दिए, उसके बाद में यहाँ पे बचा n² और ये हो जाएगा h² और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो गई। अब हम फिर क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा हमने लास्ट में निकाला था, वो ऋणात्मक था, तो वो हम उसको u बराबर हमने इस तरह से निकाला था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हो जाएगा Q1 Q1 की जगह पे हम ले लेते हैं E। ठीक है, और ये हो जाएगा Ze × E बटा R हो जाएगा। तो ये वाला सूत्र हम लगाएंगे। अब यहाँ पे जो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट है ना, और उसके बाद में Ze² हो जाएगा ये, और माइनस में भी ले लीजिए इसको माइनस, और R की जगह पे ये वैल्यू पुट करिए, तो R की जगह पे हम रखेंगे n² h² और एप्सिलॉन नॉट है, और बटे में क्या है आपका πZe² m। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। लास्ट टाइम में ये भी हमने कैलकुलेट किया था। तो अब आप देखिए, मुझे लगता है कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है अपना ये क्या हो जा रहा है 1/4 माइनस 1/4, और ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से देखिए एक काट दीजिए, 1 पाई से 1 पाई कट गया आपका, और एप्सिलॉन नॉट ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो Z e⁴ हो जाएगा, Z
और ई के पावर 4 हो गया, ये वाला जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ, और उसके बाद में यम भी ऊपर पहुंच गया ये वाला, और बाकी जो है जेड स्क्वायर भी हो जाएगा, यहाँ पे भी जेड स्क्वायर है, ठीक है, ई के पावर 4 और यम, और बटे में क्या हो जाएगा आपका एन स्क्वायर, एच स्क्वायर, और ये वाला देखिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, और ये वाला एप्सिलॉन नॉट, कुल मिला के एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली देखिए कुछ इसी तरह से हमको मिल रहा है, सिर्फ अंतर और कितना है, ये 8 है यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, आप देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये अपने पास स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब हम कहेंगे स्थायी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा, अगर कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा जो है आपको पता होगा कि कुल ऊर्जा जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है, तो U प्लस K हो जाएगा, यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/8, और उसके बाद में प्लस में है, ये वाला प्लस वाला पहले लिख देते हैं, यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4, और बटा में हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और इधर हम लिख लेते हैं -1/4, और उसके बाद में एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा एन स्क्वायर और एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये भी हो। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको घटा देते हैं, इसमें से दोनों सेम चीज़ें हैं, 2 से ऊपर नीचे इसमें गुणा करके घटाएंगे, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करके जब घटाएंगे तो हमको फाइनली मिलेगा माइनस बराबर मिलेगा माइनस टाइम्स 1/8, है ना, 1/8 एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4, और बटा में हमको मिलेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी अपने पास यही आ गई, यहाँ पे हमको टोटल एनर्जी उसकी मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अगर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर हम इसमें रेडबर्ग नियतांक डालें तो भी हम डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं वो देखिए, E बराबर अपने पास क्या क्या हो जाएगा भाई, रेडबर्ग नियतांक की जो वैल्यू होती है वो अपने पास इतनी होती है, देखिए यहाँ पे, मतलब R बराबर जो होता है एक कांस्टेंट है रेडबर्ग नियतांक, और वो भी कई सारे कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करके फिर निकाला गया, यानी यम ई के पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH3, अगर कहीं पर इकट्ठा इतना सारा इसी तरह से लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम R लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को बना लेते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो यम यहाँ पे है और ई के पावर 4, इसको साथ में ले लेते हैं, यम ई के पावर 4 हमने साथ में ले लिया क्योंकि हमें बनाना है रेडबर्ग नियतांक, और नीचे से हमने ले लिया 8, और फिर देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ले लिए, और फिर हमें चाहिए C नहीं है यहाँ पे तो हम C ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक, और H³ चाहिए, यहाँ H स्क्वायर है तो H भी हम ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दे रहे हैं, तो कुल मिला के हमको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे जो अपने को मिल जाएगा वो हो जाएगा H³ हो जाएगा, और C भी आ गया, तो देखिए 8 बना लिए, एप्सिलॉन नॉट बना लिए, अब C भी हो गया और H³ भी हो गया, ठीक। तो इतने को मैंने साथ में ले लिया। अब देखो बाकी बचा क्या इधर वो लिखते हैं, तो ये हमें बचा माइनस, पहली बात बचा माइनस, और यहाँ पर ऊपर में अगर हम बात करें तो बचा हुआ है जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचा हुआ है, C बचा हुआ है और H बचा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में नीचे की अगर हम बात करें तो N स्क्वायर बचा हुआ है, और उसके बाद में बस और कोई चीज़ नहीं बची हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यहाँ पे हम इसकी जगह पे R लिख सकते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा E बराबर R, और इसको पहले लिख देते हैं तो माइनस ZHCR ऐसे लिख दिए, इसकी जगह पे R लिख दिए, R को मैंने उधर कर दिया, और बटा में क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर यहाँ पे रहना चाहिए, और नीचे क्या हो जाएगा N स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो हमको इस तरह से प्राप्त होता है जो टोटल ऊर्जा होती है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से एक रिलेशन, क्योंकि देखिए Z कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, R तो रेडबर्ग नियतांक ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंटों का कांस्टेंट भी है वो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जो है फाइनली हम कह सकते हैं कि E जो होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये रिजल्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। ई बराबर हमको जो है रिजल्ट प्राप्त हो जाता है -1/8 यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहीं से जो है निकालेंगे कि जब परमाणु उत्तेजित अवस्था में जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर में कूद जाता है और उसके बाद में जब वापस लौटता है तो लौटते वक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और ये जो ऊर्जा होती है, चूंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में यानी उसकी तरंग है तो वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अपने पास ई बराबर इतना है, तो हम अगर कहें यहाँ से E1 का मतलब हो जाएगा पहली कक्षा के लिए, या हम उसके लिए जो कक्षा होगी, स्थायी कक्षा होगी, वो N1 ले लेते हैं, यानी N बराबर हम ले लेते हैं N1 ले लेते हैं। और Z अपना जो है यहाँ पर वैसे ही रहने देते हैं, अभी तो वैसे रहने देते हैं। तो E1 बराबर हमको मिल जाएगा -1/8 और यम वैसे ही रहेगा और जेड स्क्वायर बाकी सब कुछ वही रहेगा सेम। और यहाँ पे एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, बाद में लिख देते हैं N1 स्क्वायर। ठीक है, दूसरी चीज़ है E2 अगर ऐसे निकालें हम, मतलब जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम मान लेते हैं, यानी N बराबर है N2 के लिए हम ऊर्जा स्तर निकाल रहे हैं, मतलब वहाँ पे एनर्जी क्या होगी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की, उसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो ये भी सेम हो जाएगा e के पावर 4 बटा में एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा N2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम देखो जानते हैं जो एनर्जी होगी यहाँ से लौटते वक्त जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब वहाँ पे फोटान का उत्सर्जन करेगा, है ना। और फोटान का अगर उत्सर्जन करेगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एच न्यू बराबर होता है E2 माइनस E1। ठीक है ना, ये उच्च ऊर्जा स्तर है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है, तो यहाँ से हो जाएगा एच न्यू बराबर E2 माइनस E1। और यहाँ से हो जाएगा, हमको निकालना है न्यू, तो न्यू बराबर यानी आवृत्ति पहले हम देख रहे हैं, आवृत्ति अगर हम पहले देख रहे हैं तो आवृत्ति न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 बटा एच हो जाएगा। अब देखो इसमें से हम इसको घटा लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से घटाने के बाद में अगर हम यहाँ पे घटा लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा कुछ नहीं, पूरा का पूरा सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो और कॉमन हो जाएगा, मतलब कहने का मुझे मिल जाएगा 1/8 अगर हम यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं 1/8 मिल जाएगा। और ये वाला जो है प्लस हो जाएगा, देखो क्योंकि घट रहा है ना इसमें से, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो इस वाले को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, यानी पूरा जो कॉमन बन रहा है पहले उसको कॉमन कर लेते हैं। यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बटा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और उसके बाद में आप देखिए ये पूरा इतना ही कॉमन बन रहा है, और इधर कोष्ठक में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये वाला एच है ना। अब ये वाला एच आ जाएगा यहाँ पे, तो कुल मिला के हमको न्यू यानी आवृत्ति बराबर मिल जाएगा 1/8 और यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बटा में हो जाएगा एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ साइड में हमको मिल गया 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये होता है C/λ, ये वाला जो होता है मतलब न्यू बराबर क्या होता है, आवृत्ति न्यू बराबर होता है C/λ होता है, तो यहाँ पे हमने रख दिया C/λ रख देंगे, यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/8 और इस C को यहाँ पर रोके नहीं, इधर भेज देते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/λ इक्वल टू m और जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बटा में एच क्यूब, है ना, और ये लेमडा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और C हो जाएगा। ठीक, और 1/N1 स्क्वायर, यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ऐसे करके हमें मिल जाएगा। तो 1/λ की बराबर हमें ये मिल गया है, यानी हम देखिए अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा खाली अगर जेड स्क्वायर को छोड़ दें तो यहाँ पे पूरा क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है ना, यानी हम इसको बना लेते हैं तो यम ई के पावर 4 और बटा में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 8, पहले 8 लिख लेते हैं, 8 और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब। ठीक, ये इस तरह से बन गया, बाकी फिर बचा जेड स्क्वायर
और इधर बचा 1/n1² माइनस 1/n2²। अब आप देखिए इतने की जगह पे हम रेडबर्ग नियतांक पुट कर सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा 1/λ = r, और यहाँ पे z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है। अब अगर हम कहते हैं हाइड्रोजन सदिश एटम के लिए, तो z बराबर अपने पास 1 हो जाएगा, तो फाइनली हमको मिल जाएगा 1/λ = r टाइम्स 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब जिस कक्षा से जिस कक्षा में जिस मतलब अगले ऊर्जा स्तर में जाएगा, वहाँ से लौटते वक्त जो फोटॉन उत्सर्जित होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सारी चीज़ें हम इन सब फार्मूलों की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।